हेलो एवरीवन। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करिए। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार ऑडियो और वीडियो की कंफर्मेशन देंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? चलिए, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग बाद में ज्वाइन कर लेंगे या फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं ज़्यादा इंतजार तो नहीं कर सकता हूँ ना। चलो, तो हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। चलिए, अब एक नई चीज आती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं किसके बारे में, कहानी थोड़ी सी बस बात करते हैं। हम यहाँ पे सोर्स के बारे में कहानी को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे, सोर्स के बारे में, है ना। थोड़ा सा हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं किसमें, सोर्स की तरफ। कि सोर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। सोर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से टाइप के सोर्स होते हैं? एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स, मतलब ऐसे सोर्स जो बिना किसी चीज पे डिपेंड किए बिना हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका इंडिपेंडेंट सोर्स। वो हमारे होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। और दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे कौन से सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स। मतलब ये आपको एनर्जी तो प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, और करते भी हैं, लेकिन लेकिन वो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो किसी के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। डिपेंडेंट सोर्स हम होते हैं डिपेंडेंट सोर्स। उनकी वैल्यूज, उनकी पैरामीटर्स किसी पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि आपके दोस्त लोग होते हैं ना, आपको बर्थडे पार्टी देते हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना, वो डिपेंडेंट सोर्स हो गए। आपके मम्मी पापा क्या हो जाते हैं, आपके इंडिपेंडेंट सोर्स। अब इंडिपेंडेंट सोर्स के दो टाइप होते हैं। एक होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक बोल सकते हैं हम इसको आइडियल, एक बोलते हैं हम इसको प्रैक्टिकल, है ना। एक हमारे पास होते हैं यहाँ पे, जैसे वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, तो वोल्टेज सोर्स का खास बात इस होता, समझिएगा, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो आपका सीरीज में होता है। ठीक है, वो कहां पे होता है आपका, सीरीज में होता है। उसकी वैल्यू मिनिमम होती है, आइडियली कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है ना। अच्छा, लिखता हूँ थोड़ा सा ना, और शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ज़्यादा स्पेस नहीं है। जैसे बोला मैंने वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स की कहानी ये होती है कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो कहाँ पे डिफाइन होता है आपका, सीरीज में। और उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। और आइडियल कितना होती है, जीरो। आइडियल कंडीशन में उसकी वैल्यू कितनी होती है, वोल्टेज सोर्स की, जीरो होती है। सिमिलरली अगर मैं करंट सोर्स की बात करूं, तो करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस है, वो कहां पे डिफाइन होता है, वो आपका होता है पैरेलल में। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम। आइडियली इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, इन्फिनाइट होती है। आइडियली इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, इन्फिनाइट होती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे मैंने सोर्स के बारे में बात करी। इंडिपेंडेंट सोर्स दो टाइप के होंगे, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स भी दो टाइप के हैं, एक आइडियल, एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का रेजिस्टेंस कम होता है, आइडियल का रेजिस्टेंस जीरो होता है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होता है, करंट सोर्स का पैरेलल में होता है। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स की। डिपेंडेंट सोर्स हमारे पास चार प्रकार के होते हैं। डिपेंडेंट सोर्स हमारे पास चार प्रकार के होते हैं। आप इसको ऐसा मान लीजिए कि अगर मान लो यहाँ पे रोशनी है, ठीक है, ये पापा से पैसे लेके अगर दोस्तों के साथ पार्टी करती है, तो किसकी तरह बिहेव करेंगी, ये करंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगी। और किससे पैसे ले रही हैं, पापा से, तो क्या बोलोगे इनको आप, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स।
ठीक है ना। तो क्या हुआ समझना आप लोग, ये काम कर बिहेव कैसे करेंगे, करंट सोर्स की तरह करेंगी। अगर पापा से तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिपेंडेंट। अगर मम्मी से तो क्या हो जाएगा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। वैसे धीरज है, अगर धीरज अगर पार्टी कराए प्रिंस को तो कैसे पार्टी कराएंगे, तो किस तरह बिहेव करेंगे, वोल्टेज सोर्स की तरह। लेकिन अगर पापा से पैसे लेकर तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अगर मम्मी से पैसे लेते तो क्या हो जाएगा, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये हो जाएगा आपके पास वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। चार टाइप के हमारे पास यहाँ पे सोर्स होते हैं। इनको अगर आपको कभी पहचानना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि अगर वहां पे जो डायरेक्शन यहाँ पे लिखा है, जो है ना, जो डायमंड शेप में होते हैं डिपेंडेंट सोर्स ऐसे, आप सबसे पहले इसकी वैल्यू देखते हो कि भाई यहाँ पे प्लस है कि माइनस। अगर इसमें डायरेक्शन है दैट मीन्स वो आपका करंट सोर्स है। अगर यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस लिखा दैट मीन्स वो आपका वोल्टेज सोर्स है। अगर यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस मतलब ये आपका वोल्टेज सोर्स है। और फिर आप इसकी वैल्यू देखो, अगर यहाँ पे लिखा मान लो आपके पास अल्फा वी आई, मतलब ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। जैसे इसका बनाया मैं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें लिखूं यहाँ पे बीटा वी वन, तो क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ऐसे तो आप लोग जज कर सकते हो, बना सकते हो। मैं दो और बना के दिखा देता हूं आपको, देखना। ठीक है, ये आपका अगेन करंट सोर्स है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, करंट के ऊपर डिपेंडेंट। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लो आप लोग 5i, मतलब ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट पर डिपेंडेंट है ऐसा। 5 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। वैसे एक इसका भी देख लो, ये क्या है आपके पास, एक वोल्टेज सोर्स, मतलब अंदर क्या होगा, प्लस माइनस होगा। और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, करंट के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब समझ लो यहाँ पे क्या लिखा है 10i1, मतलब करंट के ऊपर डिपेंडेंट है और है कौन, ये वोल्टेज सोर्स। ठीक है, समझ में आया सभी को, इतना नोट कर लीजिए। तो ये मैंने आपको सोर्स के बारे में बता दिया कि हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स कैसे होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स कैसे होते हैं, इतना नोट कर लीजिए। हम्म, आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं, अगर मैं बनाऊं तो अगर हम इसको बनाएं तो हम इसको ऐसा ही बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम इसको ऐसा ही बना सकते हैं, देखना। जैसे अगर हम बात करें आइडियल का कर्व कैसा बनता है और प्रैक्टिकल कर्व कैसे बनता है ना, अगर हमारे पास आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो इसका कर्व कैसे बनेगा, देखना। आइडियल वोल्टेज सोर्स का कर्व हमारा ऐसा बनता है, देखना सभी लोग, ऐसा कुछ। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। वी या टी या वी और आई के बीच का कर्व बनाओगे तो आपका क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू, उसको बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल में क्या होगा, ये आपका हल्का डिकेइंग रहेगा, नीचे गिरता रहेगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कर्व कैसा बनता है, आपको ऐसा बनता है, हल्का ये डिकेइंग रहेगा। ये बन गया आपके पास यहाँ पे क्या, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अच्छा। अब एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो देखना आप लोग, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ओपन सर्किट के बारे में। ठीक है, ओपन सर्किट के बारे में मेन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो रजिस्टर, ओपन सर्किट दिखता कैसा आपका, ये दिखता है ओपन सर्किट, बीच में आपका गैप होगा, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का रजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से जो करंट फ्लो होती है वो जीरो होती है। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा तो ये कितना होता है, वी आपका मैक्सिमम होता है।
ये होता है आपका ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई भी पैसिव एलिमेंट अगर ओपन सर्किट के सीरीज में है तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे देखो, मान लो एक रेजिस्टेंस है ये, जो कि एक पैसिव एलिमेंट है, तो ये ओपन सर्किट के सीरीज में, देखो ना, ये आपका ओपन सर्किट के सीरीज में, ये आपका क्या है यहाँ पे ओपन सर्किट है, उसके सीरीज में आपका रेजिस्टेंस है, तो ये आपका हो जाएगा डीएक्टिवेट। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, हमारा कोई भी पैसिव एलिमेंट क्या होगा अगर ओपन सर्किट के सीरीज में, तो क्या होता है डीएक्टिवेट या फिर इलिमिनेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपन सर्किट के बारे में कहानी। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, शॉर्ट सर्किट के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में, तो वो आपका देखने में ऐसा कुछ होता है, देखने में आपको ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसका बोलते हैं रेजिस्टेंस इक्वल्स टू जीरो। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस होता है जीरो, करंट होती है मैक्सिमम, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं, तो करंट मैक्सिमम फ्लो होती है यहाँ पे, और वोल्टेज होता है इसका जीरो। ठीक है, तो इसमें से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट है, सबको ध्यान समझिएगा, ये मेरे पास शॉर्ट सर्किट है और इसके पैरेलल में कोई पैसिव एलिमेंट है, उसके पैरेलल में अगर कोई पैसिव एलिमेंट है पैरेलल में, तो वो आपका हमेशा क्या होता है डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कोई भी पैसिव एलिमेंट होगा वो आपका डीएक्टिवेट होता है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है, क्या आपके पास यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में कभी इसका रेजिस्टेंस बताना हो, मतलब आगे इसको रिप्लेस करना हो, आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो आप इसको रिप्लेस करते हो किससे, शॉर्ट सर्किट से। सिमिलरली आपके पास एक होता है क्या, करंट सोर्स। अगर मान लो मेरे पास क्या एक आइडियल करंट सोर्स है, अगर मुझे आइडियल करंट सोर्स को रिप्लेस करना है उसके ही इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो मैं इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करता हूं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। ठीक है ना, ये हो गया कहानी, यहां तक पहुंचे हम लोग ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ लॉ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कहां पे, किरचॉफ लॉ पे। किरचॉफ लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें किरचॉफ लॉ की, तो किरचॉफ लॉ दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका, पहला होता है आपका यहाँ पे केसीएल, और दूसरा होता है आपका यहाँ पे केवीएल। पहला होता है आपका केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि जो केसीएल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो क्या किसके ऊपर बेस्ड है आपका, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। और ये केसीएल क्या बोलता है, किसी भी जो केसीएल बनाया गया किसके लिए बनाया गया, नोड के लिए बनाया गया। केसीएल बनाया गया क्या, नोड के लिए। और क्या बोला गया है, किसी भी नोड पे अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट इक्वल टू हमारा क्या होता है, जीरो होता है। या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, हम लोग इससे ये इंटरप्रेट भी कर सकते हैं।
है ना। हम लोग केसीएल में एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं जो कि आगे चल के हमेशा यूज करेंगे हम लोग। वो ये करते हैं कि किसी भी नोड पे अगर इनकमिंग करंट है, अगर हमारे किसी भी नोड पे क्या है, इनकमिंग करंट, उसको हम लोग लेंगे क्या, नेगेटिव, और आउट गोइंग करंट को लेंगे हम पॉजिटिव। इसको आप उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन ये मेरा साइन कन्वेंशन इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। अब ऑब्वियसली बात है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं बताऊंगा, तो पता है आपको किसी भी नोट पे कैसे सॉल्व करता है केसीएल, आपको आता है ना। वो मैंने आपको फुल कोर्स में बताया है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे केवीएल में। केवीएल क्या बोलता है, किसके ऊपर बेस्ड है आपका ये, केवीएल आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। याद रखना, किसके ऊपर बेस्ड है आपका ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। और ये जो केवीएल बनाया गया है वो किसी भी लूप के लिए बनाया है, मैथ मत बोलना, ये सिर्फ मैथ के लिए नहीं होता, ये लूप के लिए होता है। मतलब किसी भी क्लोज्ड पाथ की बात होती है, लूप की बात होती है। और क्या बोला गया आपके पास, algebraic summation of voltage and voltage drop in any closed path is equals to 0, summation of v equals to 0। ठीक है, और हम लोग इसका साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, कि जैसे हम जिस भी पाथ में जाएंगे, जो पहला टर्म आएगा, जैसे मान लो ऐसा है ना, देखना एक मिनट, इसको तो आता हूँ। जैसे अगर आपको केबल लगाना सिखा रहा हूँ मैं, कैसे केबल लगाना, सिंपल बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। मान लीजिए ये आपके पास है कितना, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आपके पास कितना, V1, ये लिखा है V1, यहाँ पे लिखा आपका V2। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आपके पास कितना, प्लस माइनस V3। अगर आपको इसमें केवल लगाना तो आप कैसे भी लगा सकते हो, क्लॉक वाइज भी और एंटी क्लॉक वाइज भी लगा सकते हो। अगर हम आप लगाते हैं यहाँ पे किसमें, क्लॉक वाइज लगाते हैं, तो सबसे पहले अगर आप यहां से जाओ तो क्या आएगा, V1 आएगा। तो आप यहाँ पर साइन कन्वेंशन जाओगे प्लस V1, आप इसमें साइन कन्वेंशन क्या लोगे, प्लस V1। समझ में आई बात, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जो हमारा साइन कन्वेंशन है वो कैसा है, जो पहले आएगा उसको लिखेंगे। तो पहले क्या आया, प्लस आया तो प्लस V1, फिर आएगा माइनस V2, फिर आएगा माइनस V3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम एक किसी भी, चाहे क्लॉक वाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉक वाइज जाओ, कैसे भी जाओ, है ना, जो पहले आएगा हम उसको प्लस के साथ लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, बल्ब का कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, अभी नहीं आया है वो, बल्ब का कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा ना, बल्ब का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, अभी तो बहुत पीछे है, बल्ब से पीछे, बहुत पीछे है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया किरचॉफ्स लॉ के बारे में, सबको क्लियर है यहां तक। फिर आते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन। अब हम लोग आते हैं कि हमारा किस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। देखो सीरीज कनेक्शन की जो कंडीशन है ना, किसी भी एलिमेंट को सीरीज में तब बोला जाता है जब उसमें क्या हो, आपके पास करंट से, किन्हीं भी एलिमेंट को, दो एलिमेंट आपस में सीरीज में तभी बोलूंगा जब उसमें क्या हो, करंट सेम हो। है ना, आपके पास यहाँ पे जो करंट है वो आपका क्या हो, सेम, तभी जाके हम उसको क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं टोटल, वी होता है, मतलब आपका यहाँ पे R L C, इन सब का अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखें तो क्या होगा, देखना सभी लोग। अगर पहले बात करता हूं मैं किसका, यहाँ पे
वोल्टेज का सीरीज को समझना प्रॉपरली, मैं बताता हूँ यहाँ पे वोल्टेजेस का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए आप सभी लोग, ये मेरे पास एक वोल्टेज है और ये पास एक वोल्टेज है। ठीक है, ये मान लो आपका कितना है V1 वोल्ट का, ये आपका V2 वोल्ट का। आप देख सकते हो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो तब देखो यहां से आप मूव करो तो पहले प्लस आएगा, इधर आओगे तो इसमें भी प्लस आएगा। इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा V1 प्लस V2। इसमें जो इक्विवेलेंट होगा कितना होगा V1 प्लस V2। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो गया, ये आपका V1 है हाँ, और यहाँ पे ऐसा हो गया, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे V1 है मान लो, ये आपका V2 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना V1 माइनस V2। ठीक है, अगर आप इसके क्रॉस निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ये V1 माइनस। ठीक है, हालांकि इस चीज को आप याद मत करो, डायरेक्ट केवीएल लगा दो। मैंने आज तक लाइफ में कभी भी इसको याद नहीं किया है, एक आध दो क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया तो इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मन किया लिखने तो लिख दिया मैंने, है ना, लेकिन मैंने अपने शॉर्ट नोट में इसको नहीं लिखा था। ठीक है, बहुत से लोग कराते हैं, बहुत लोगों के नोट्स पढ़ता हूँ, बुक देखता हूँ, तो ये चीज मिलता तो मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने आज तक नहीं लिखा। मैं तो केवल से सॉल्व कर लेता हूँ, फटाक से समझ में आ जाता है क्या हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस। अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, तब उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, सिमिलरली दो इंडक्टर अगर आपके पास सेम ऐसे ही है ना, अगर आपके पास दो इंडक्टर है सीरीज में, तो उसका भी एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्टली L1 प्लस L2। ठीक है, अब बात करते हैं, मतलब ये रजिस्टर और इंडक्टर तो आपने देख लिया, रजिस्टर एंड इंडक्टर की कहानी तो आपने देख ली। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस में क्या होता है। कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस सी एंड जी में क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपके दो कैपेसिटेंस पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट होगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। सिमिलरली या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो यहाँ पे C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अगर सिर्फ दो कैपेसिटेंस तब ये वाला शॉर्टकट अवेलेबल है ना, जो इस शॉर्टकट लिखा मैंने, ये किसके लिए एप्लीकेबल बताओ जरा। ये वाला जो शॉर्टकट है वो सिर्फ आपके दो एलिमेंट, अगर दो कैपेसिटेंस बस है तब आपके लिए वैलिड है ना। अगर आपके दो से ज्यादा तो आपको ऊपर वाले फॉर्मूला को कैरी करना पड़ेगा। या फिर आप बताया मैंने कैसे करना है कि तीन दिए तो दो दो करके कर लो, दो बार प्रोसेस कर लो इसी को थ्रू, है ना, ये कर सकते हो। लेकिन ये वाला फॉर्मूला ऐसा मत करना C1 C2 C3 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, ये मत कर देना, है ना। ये जो फॉर्मूला है सिर्फ सेकंड के लिए, दो एलिमेंट के लिए, ओनली फॉर टू एलिमेंट्स। तीन एलिमेंट होंगे तो ऐसा मत करना C1 C2 C3 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, गलत आंसर आ जाए। क्या करना पड़ेगा, पहले दो को लेकर सॉल्व कर लो, फिर जब दो को मिलकर एक बना लोगे तो फिर दो बन जाएंगे, उनको लेकर सॉल्व कर लेना। ठीक है, कंडक्टेंस में भी सेम फॉर्म लगता है, उसको भी लिख लो आप लोग। 1/G इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/G1 प्लस 1/G2। ठीक है,
अब बात करते हैं हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन तो हो गया आपका, अब हम देखते हैं यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन हम किसको बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन हम उसको बोलते हैं जहां पे आपका पोटेंशियल सेम हो, मतलब वोल्टेज सेम, है ना। यहाँ पे क्या सेम होता है आपका? वोल्टेज सेम। ठीक है, अगर मान लीजिए दो आपके पास आर या फिर एल, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, जैसे आर का फॉर्मूला एल का फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास आर और एल है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, उनका इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 + 1/r2। इस फॉर्मूले से निकालूंगा इक्विवेलेंट में। ठीक है, और अगर मेरे पास सी एंड जी है, मतलब कैपेसिटर और कंडक्टेंस है ना, और अगर ये दोनों पैरेलल में हैं, इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा मैं? सी इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 + C। आप ये चीज याद रखो कि जो फॉर्मूला आर एल का पैटर्न था सीरीज में, है ना, वही सेम पैटर्न होता है सी जी का पैरेलल में। आर और एल दोनों आपस में, R1 और R2 दोनों आपस में ऐड होते हैं सीरीज में, तो सी और जी पैरेलल में ऐड होते हैं, है ना। तो आप इसको चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, RLCG। CG मतलब छत्तीसगढ़। ठीक है, बोलिए, यहां तक कहानी क्लियर है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, मेरे पास एक क्यूब है ऐसा, ठीक है, और इसके हर एक एलिमेंट पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है आर वैल्यू का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हर एक ब्रांच में मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। कितने वैल्यू का? आर ओम की वैल्यू। ठीक है, तो मुझे अगर इन दोनों एलिमेंट के अक्रॉस, मतलब अगर मुझे इसके और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना हो, या फिर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बताना हो, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना हो, तो कितना हो? सभी की वैल्यू क्या है? आर है। तो अगर मान लो यहाँ पे मुझे आर इक्विवेलेंट बताना है इस केस में, तो उसकी वैल्यू होती है आपके पास 5/6 टाइम्स ऑफ। अगर मुझे एल इक्विवेलेंट बताना है तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा 5/6 एल। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सी इक्विवेलेंट बताना है तो वो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 6/5 सी, है ना, उल्टा कर देना। ठीक है, वैसे आपका सी इक्विवेलेंट जी इक्विवेलेंट में भी ऐसे ही हो जाएगा ना। अगर आप यहां से क्या निकालोगे? जी इक्विवेलेंट भी निकालोगे, इतना ही कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक नए इफेक्ट की, नए प्रॉपर्टी की, जिसको बोलते हैं आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। हम एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे, किसके बारे में? वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल ये बोलता है कि अगर मान लीजिए दो एलिमेंट हमारे पास हैं, है ना, कैसे एलिमेंट है हमारे पास? सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट है हमारे पास। कैसे कनेक्टेड है एलिमेंट है? सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट है। क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होगा। सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे, आप उसमें लगाते हो क्या? वोल्टेज डिवीजन रूल। और कैसे लगाते हो? मान लो आपके पास यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, यहाँ पे एक दूसरा रजिस्टेंस है। ये आपका मान लो है R1, ये आपका R2। तो यहाँ पे आपका टोटल वोल्टेज आपको दिया है कितना? V। टोटल वोल्टेज कितना दिया आपके पास यहाँ पे? V। तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें कितना वोल्टेज होगा, ये आपको पता। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है, अगर हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला, देखो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है ना हर जगह। यहाँ पे लिखता हूँ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। अगर मेरे पास रजिस्टर और इंडक्टर है तो उनका फॉर्मूला सेम ही होगा, है ना।
यहाँ पे लिखा मैंने आर कॉमा एल। तो फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हो ऐसे, मान लो आपका हो जाएगा वी आर वन, मतलब आर वन के क्रॉस वोल्टेज, तो वी आर वन इक्वल टू हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज कितना है वी इंटू सेम रजिस्टेंस, कितना हो जाएगा वी इंटू आर वन डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। ये हो गया आपका वी आर वन की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम बात करें वी आर टू के अक्रॉस कितना वोल्टेज रखो, तो क्या करोगे सेम चीज, वी आर टू इक्वल टू हो जाएगा टोटल वोल्टेज इंटू सेम रजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम। ठीक है, ये आपका हो गया आर और एल के लिए, मतलब अगर यहाँ पे एल वन हो तो क्या होते हैं वी इंटू एल वन डिवाइड बाई एल वन प्लस एल, ऐसे करते हैं। अगर आपके पास सी और जी है, मतलब अगर आपके पास यहाँ पे क्या है कैपेसिटेंस है एंड कंडक्टेंस है, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे लगेगा देखना, मैं लिख के बताता हूँ। आपको निकालना है यहाँ पे क्या वी सी वन, उसका जो फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस के लिए वो हो जाएगा आपके पास क्या वी टोटल वोल्टेज वी इंटू अपोजिट साइड का कैपेसिटेंस, कितना हो जाएगा वी इंटू सी टू, वी इंटू सी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी। ये फॉर्मूला एक्चुअली में ये ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, ओरिजिनल फॉर्मूला आपका ये है, क्या है v इंटू वन अपॉन सी वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है, लेकिन इस एक्चुअल फॉर्मूले से हमने इसको ड्राइव करके सिंपल बना लिया। ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है, बट इसके थ्रू बहुत लंबा पड़ जाएगा, इससे अच्छा इसको लगा के आप इसको लगा लो, सेम आंसर आने वाला है। ये आपका डेराइव्ड फॉर्मूला है, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। ये सिर्फ दो एलिमेंट के लिए, ये आपका कोई भी एलिमेंट हो 10 एलिमेंट तब भी आप ये फॉर्मूला के आंसर निकाल सकते हो। ये सिर्फ आपका दो एलिमेंट के लिए, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करो दो ही एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको Vc2 निकालना है तो कैसे करोगे, Vc2 सेम टोटल वोल्टेज इनटू अपोजिट कैपेसिटेंस C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हो गया आपका वोल्टेज डिवीजन रूल रेजिस्टेंस के केस में, इंडक्टेंस के केस में, सी के केस में और जी के केस में। अब हम बात करते हैं आपका करंट डिवीजन रूल के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, करंट डिवीजन रूल के बारे में। तो करंट डिवीजन रूल आप कब निकालते हो, जब आपके एलिमेंट्स आपस में किसमें कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में। करंट डिवीजन रूल ठीक है, कहां के लिए होता है आपका, ये हमेशा पैरेलल कनेक्टेड एलिमेंट के लिए होता है। ये आपका मतलब किसके होता है, पैरेलल कनेक्टेड एलिमेंट के लिए आपका करंट डिवीजन रूल यहां पे होता है। ठीक है, ओके। तो अगेन मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है रजिस्टर है और इंडक्टर, तो उसमें क्या फॉर्मूला होगा। पहले बात करता हूं मैं किसके लिए, रजिस्टर एंड इंडक्टर आर एल के लिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। मुझे पता है कि जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए होगा वो सेम फॉर्मूला इंडक्टर के लिए भी होगा। तो यहाँ पे मेरे पास आई आर वन हो जाएगा, आई आर वन मतलब आर वन में जो करंट होगी वो कितनी होगी, टोटल करंट आई इंटू अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस, जैसे इसमें किया था हमने, हो जाएगा आई आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, आई आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। ठीक है, या फिर हम इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई इंटू वन अपॉन आर वन, जैसे मैंने इसमें बताया था आपको, वन अपॉन आर वन डिवाइड बाय वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर। एक्चुअली फॉर्मूला ये था, हमने डेराइव करके उसको ये बना लिया। लेकिन ये मान के चलो कि मैंने आज तक इतना नेटवर्क सॉल्व किया है, 50 बार पढ़ा चुका हूँ, है ना, पढ़ते टाइम भी खुद पढ़ा हूँ, लेकिन इस फॉर्मूले का मैंने सिंगल टाइम यूज नहीं किया। ठीक है, एक बार भी अपने इतिहास में 10 से 12 साल से पढ़ा रहे हैं हम लोग, मैंने तो यूज नहीं किया इस फॉर्मूले का। मैं इसी फॉर्मूले से काम चला लेता हूँ। अगर 3 एलिमेंट भी हुए तो 2 एलिमेंट पे करके सॉल्व कर लेता हूँ,
बन जाता उससे भी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, सी एंड जी के बारे में। मतलब कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस में क्या होगा, आपका फॉर्मूला सेम टाइप का हो जाएगा। कैसे, अगर आपको आई सी वन निकालना है तो क्या करोगे, टोटल करंट आई इंटू सेम कैपेसिटेंस सी वन डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू। सिमिलरली अगर आपको आई सी टू निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल करंट इंटू सी टू डिवाइड बाय सी वन प्लस सी टू। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। हम डेल्टा को स्टार, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखना है यहाँ पे किसकी बात करते हैं। यहाँ पे स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। पहले हम लोग देते हैं किसका, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। देखिए कैसे करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने स्टार है, मान लीजिए आपके सामने ये स्टार है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका है, वैल्यू लिख देता हूँ मैं, दिस इज योर आर वन, दिस इज योर आर टू एंड दिस इज योर आर थ्री। इसको आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। इसको ऊपर आप डेल्टा इमेजिन कर लो ऐसा, क्या कर लो आप, इसके ऊपर डेल्टा इमेजिन कर लो ऐसे, देखना ना, ये डेल्टा में कन्वर्ट कर, तो डेल्टा में आपने इसको ऐसा बनाया। अब जैसे मान लो डेल्टा में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आएगा, तो इसका मैं नाम देता हूँ आपके पास क्या, जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे क्या, आपका आर ए, इसका दे दिया मैंने आर बी, और इसका दे दिया मैंने आर सी। मतलब आर ए आर बी आर सी वैल्यू आर वन आर टू आर थ्री डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे जो आर ए है ना, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आर ए निकालने, क्या करोगे आर ए निकालने के लिए, आर ए निकालने के लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप ये देखोगे इस आर ए के सामने आमने सामने कौन है, आर वन और आर थ्री। तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर थ्री। ठीक है, प्लस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे, कितना हो जाएगा, आर वन आर थ्री डिवाइडेड बाय, इसके अपोजिट में क्या है, आर टू, हो जाएगा डिवाइड बाय आर टू। तो ये होता है स्टार टू डेल्टा। ठीक है, ये होता है आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अगर मान लीजिए मुझे इसमें से आर सी की वैल्यू निकालनी थी, आर सी, आर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। यहाँ पे इसके अगल बगल में क्या, आर टू आर थ्री, तो क्या हो जाएगा, आर टू प्लस आर थ्री प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई भी, तो आर टू आर थ्री डिवाइड बाय इसके अपोजिट में क्या आपके पास, आर वन। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे आप आरबी की वैल्यू भी निकालो। मान लो अगर यहाँ पे जहां पे रजिस्टर लिखा है, अगर यहाँ पे इंडक्टेंस होता तो आपका फॉर्मूला क्या था, सेम फॉर्मूला, जैसे एल ए निकालना है, मान लो एल बी निकालना, ठीक है, एल बी निकालना, एल बी निकालो, सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, आर एल वन प्लस एल टू। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये जो इसके अगल बगल को ऐड करते हो तो एल वन प्लस एल टू प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करो तो एल वन एल टू डिवाइड बाय इसके अपोजिट में क्या आपके पास, एल थ्री, तो डिवाइड बाय एल थ्री। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो इंडक्टर ना होके यहाँ पे कैपेसिटेंस होता तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ता, वन अपॉन सी ए, वन अपॉन सी बी, वन अपॉन सी सी। कैसे निकालते, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू होती वन अपॉन सी ए इक्वल्स टू, इसके अगल बगल क्या, सी वन सी थ्री, तो क्या होता, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी थ्री
प्लस इन दोनों का जिनको आपने ऐड किया इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना, कितना हो जाएगा 1/C1 इंटू 1/C3 डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा आपके पास 1/C2। समझ में आया? तो मैंने स्टार डेल्टा कन्वर्जन करके बताया किसके लिए भी आर एल का सेम फॉर्मूला लगता है, सी और जी का सेम फॉर्मूला लगता है। तो मैंने आर एल बता दिया, सी बता दिया, जी का आप लोग खुद समझ जाओ कि जैसा सी का फॉर्मूला वैसा जी का फॉर्मूला। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर सभी को? हो गया? चलो काजू खा लेता हूँ काजू। एनर्जी सोर्स है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, हम डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, सबसे पहले मान लो मेरे पास डेल्टा दिया हुआ ऐसा कुछ, सपोज मान लीजिए मेरे पास डेल्टा ऐसा कुछ दिया हुआ। ठीक है, मैं वैल्यू लिख देता हूँ। मान लो ये मेरे पास क्या आर ए है, दिस इज आर बी एंड दिस इज आर सी, और मुझे इसको स्टार में कन्वर्ट कर दो। स्टार में ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा मैं। स्टार में कन्वर्ट करने के बाद मान लो ये बन जाता है आपका R1, ये बन जाता है आपका R2, ये बन जाता है आपका R3। आपको R1 R2 R3 वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको याद रखना है यहाँ पे फॉर्मूला कि इस R1 के अगल बगल कौन है, RA और RC, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। RA RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC, तीनों का सम कर देना। ठीक है, और ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो फॉर्मूला आपका रेजिस्टेंस के लिए होता है वो सेम फॉर्मूला आपका इंडक्टेंस के लिए भी होता है। ठीक है, जो फॉर्मूला कैपेसिटेंस का होगा वो सेम फॉर्मूला आपका जी के लिए। ठीक है, ऐसा जैसे आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो अगर आपको यहाँ पे L2 निकालना तो क्या फॉर्मूला होगा L2 का, अगर इंडक्टेंस होता तो L2 वैल्यू कितनी होती, LA इंटू LB, अगल बगल कौन है वो देखना आपको, LA इंटू LB डिवाइड बाय तीनों का सम, LA प्लस LB प्लस LC। अगर मान लो यहाँ पे कैपेसिटेंस होता, क्या होता आपके पास यहाँ पे कैपेसिटेंस, तो आप क्या निकालते 1/CA, मतलब 1/C1, क्या निकालते आप यहाँ 1/C1, और इसकी वैल्यू क्या होती, इसके अगल बगल क्या है CA और CC, तो 1/CA इंटू 1/CC डिवाइडेड बाय तीनों का सम। कैसा सम, 1/CA के फॉर्म में ना, 1 फॉर्म में 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC।
ठीक है, ये हो गया आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। एक नया कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्रिज कॉन्सेप्ट। ब्रिज कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये तो आपको पता है, अभी लोग मेजरमेंट पढ़ चुके हैं। ब्रिज कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर हमारे क्रॉस आर्म का मल्टीप्लिकेशन दूसरे क्रॉस आर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, मतलब अगर हमारा R1 इंटू R4 इक्वल्स टू है कितना, R2 इंटू R3, इसको हम बोलते हैं कि हमारा ब्रिज क्या होगा? बैलेंस होगा। ब्रिज हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस होगा। तो उस केस में हम किसको? डिटेक्टर वाली ब्रांच को इलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। डिटेक्टर में कितनी करंट होगी? 0। आपके डिटेक्टर में कितनी करंट होगी? 0 होगी। हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, अगर हमारे पास ऐसा कुछ ब्रिज बन रहा है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ ब्रिज बन रहा है, अच्छा बनाता हूँ कुछ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये, हेलो, मैं 15 मिनट से कॉल करूँ क्या? अभी कहाँ हूँ? हम्म, अच्छा, ठीक है, करता हूँ 15 मिनट से। तो ये आपका यहाँ पे क्या है? R1, ये आपका है R4, ये आपका R2, ये आपका R3। अगर आपका ऐसा, तो जो बीच में ब्रांच है ना, ये R5, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसको आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। आप इसको यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। दैट इज योर ब्रिज कॉन्सेप्ट, है ना। आपको ब्रिज कॉन्सेप्ट में आ गया होगा, ठीक है। अगर मान लो कभी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते टाइम कुछ दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे नोड शिफ्टिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। क्या करते हो? क्या बोला मैंने, देखना आप लोग। व्हेन प्रॉब्लम इन, जब आपके सामने प्रॉब्लम हो किसमें? आर इक्वलेंट, तो आप यहाँ पे नोड शिफ्टिंग टेक्निक का यूज करके क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। कैसे? एक क्वेश्चन के फॉर्म बताता हूँ। वैसे मान लो आपका ये दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ, जब आप कंफ्यूज हो ना कि भाई कौन किसके सीरीज में, कौन किसके पैरेलल में है, तो बेटर तरीका ये होता है कि आप वहां पे नोड शिफ्टिंग टेक्निक का यूज करो। कैसा मतलब? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये आपका नोड ए है, ये आपका नोड बी है। जब ये है तो ये भी बी होगा, तो फिर ये भी बी होगा। ये ए है तो फिर ये भी ए होगा, ऐसा करके, है ना। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैसा बन जाएगा आपका नेटवर्क? ऐसा कुछ, सिंप्लीफाई होकर आपका ऐसा बन जाए, तीनों पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक भी आप लोग याद रखना। अगर कभी दिक्कत होती है ना सीरीज पैरेलल को जज करने में, तो सबसे आसान तरीका होता है, आप इनको एज्यूम कर लो नोड के फॉर्म, ये तीनों आपस में पैरेलल में है। मान लो अगर ये सब 3 3 ओम के थे, तो 3 3 ओम के पैरेलल में हो जाए, कितना हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट 1, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई, ठीक है। कभी कभी हमको क्या बोला जाता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाता है ना। कभी कभी हमसे क्या बोला जाता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसमें क्या होता है? एल होता है, इंडक्टर होता है। कभी कभी क्या पूछा था हमसे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, किसी भी नेटवर्क का हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा जाता है, और उसमें हमारे पास क्या होता है? नेटवर्क में आर भी होता है, एल भी होता है और सी भी होता है। उस केस में हमको ऐसा नहीं कि हम उनका इंपेडेंस निकालने बैठ जाए, नहीं, हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल टेक्निक है। आप यहाँ पे इंडक्टर को क्या कर दोगे? शॉर्ट सर्किट,
और कैपेसिटर कर दोगे ओपन सर्किट, है ना। और जब बचेंगे एलसी तो गायब हो गया, बचा आपका रेजिस्टेंस। सीरीज पहले देख के आप यहाँ पे क्या निकाल लोगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। और अगर कभी भी आपके पास क्या आ गया, डिपेंडेंट सोर्स आ गया, अगर आपके पास कहां पे आ गया, डिपेंडेंट सोर्स आ गया, किसमें, आर इक्विवेलेंट निकालने में, तो उस केस में आप डिपेंडेंट सोर्स को ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। कभी भी आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, मगर डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो आप कभी भी वहां पे ऐसा नहीं करना, क्या नहीं करोगे कि आप क्या कर दो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, करंट सोर्स ओपन कर दो, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स आप उसको ऐसे ही इलिमिनेट नहीं कर सकते। लिख लो आप यहाँ पे, वी कैन नॉट सप्रेस, वी कांट सप्रेस लाइक ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। इस केस में हमारे पास दो अप्रोच बनती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो पहली अप्रोच बनती है हमारे पास, वो बनती है कि हम एक नॉन वैल्यू का वोल्टेज सोर्स एज्यूम कर लें, ठीक है। मान लीजिए हमने 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, किसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, है ना, लोड के अक्रॉस, जहां पे ओपन सर्किट जिसके अक्रॉस आपको निकालना था, आरटीएच या फिर आर इक्विवेलेंट, वहां पे आप 1 वोल्ट एज्यूम कर दो, या फिर कुछ भी वोल्ट आप एज्यूम कर लो, नॉन वोल्टेज, और उससे करंट निकाल दो आईटी। फिर केवल कैसे निकाल के आप यहाँ पे क्या कर दो, इन दोनों का रेशियो निकाल दो। मतलब आप क्या कर दो, यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट होगा आपको बन जाएगा आपके पास यहाँ पे कितना, इस केस में आपका जो आर इक्विवेलेंट बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/IT। एक दूसरा तरीका भी है, क्या तरीका है कि आप यहाँ पे 1 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स एज्यूम ना करके आप यहाँ पे करंट सोर्स एज्यूम कर लो, ठीक है। आपका मन जितने एम्पियर का आपको एज्यूम करना हो करंट सोर्स, वो एज्यूम कर लो। जैसे मान लिया यहाँ पे कितने एम्पियर का, 5 एम्पियर का करंट सोर्स, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मान लिया मैंने क्या, प्लस माइनस वीटी, ठीक है। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा मेरा कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई का रेशियो, मतलब वीटी बाय 5 मैं कर दूंगा, है ना। मैं केवल किस निकाल के वीटी निकाल लूंगा, और उससे वीटी अपॉन 5 कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो जब कभी आपका डिपेंडेंट सोर्स आएगा तो आपको ये टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, है ना। आप डायरेक्टली वहां पे उनको सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक नया कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसको हम बोलते हैं आपका क्या, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलती है मेथड, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है 4 वोल्ट का, आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे, कितने वोल्ट का, 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ठीक है। दिखाता हूं आपको, ये 4 वोल्ट था, ये आपका 4 वोल्ट था, ये आपका 1 एम्पियर 1 ओम है। तो आप इस जॉब के आपका क्या, वोल्टेज सोर्स इन विथ अ सीरीज रेजिस्टेंस, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंपल करंट सोर्स, है ना। एक सिंपल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो आपका आ जाएगा किसमें, पैरेलल में, जो रेजिस्टेंस था वो आ जाएगा आपका पैरेलल में, जो रेजिस्टेंस था 1 ओम का वो आ गया कहां पे आपका पैरेलल में, देखो ये 1 ओम आपका पैरेलल में आ गया। और यहाँ पे जो करंट सोर्स है वो आपका देखो प्लस से निकली करंट है, तो प्लस ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे अपवर्ड होगी। और इस करंट की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आई, वी बराबर आर, मतलब कितना 4/1 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 1,
कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो ये मतलब सोर्स ट्रांसमिशन क्या बोलता है कि आप एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स इन अ पैरेलल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है। सिमिलरली इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब क्या, अगर मान लो हमारे पास एक करंट सोर्स है, अगर हमारे पास यहाँ पे करंट सोर्स है, कुछ वैल्यू ले लेता हूं मैं यहाँ पे आपके पास 10 एम्पियर का। ठीक है। और इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है, मान लो कितने ओम का रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो आप इसको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 40 वोल्ट, है ना। और इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस पैरेलल में था 4 ओम का, वो आपका सीरीज में हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये हो जाएगा 40 वोल्ट और ये बन जाएगा आपका 4 ओम यहाँ पे। इस मेथड को बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपका इंडिपेंडेंट सोर्स बस में होता है, या आपका डिपेंडेंट सोर्स में भी होता है, वो सोर्स कर सकते हैं इसको। कैसे, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या ±10i। मतलब किस टाइप का सोर्स है ये आपके पास है एक आई टाइप का दिख रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है 10i, ये आपकी इसकी वैल्यू। और ये सीरीज में है किसके, एक 2 ओम रेजिस्टेंस का सीरीज में, ये आपका 2 ओम के रेजिस्टेंस में सीरीज में। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें बता सकते हैं कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये बन जाएगा एक करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स बन जाएगा। कितने वैल्यू क्या बन जाएगा करंट सोर्स, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अपवर्ड होगी। और इसकी वैल्यू कितनी होगी V/I, मतलब कितना हो जाएगा 5i। 5i का डिपेंडेंट सोर्स बन जाएगा। और जो रेजिस्टेंस सीरीज में था वो कहां पे आ जाएगा पहले, जो 2 ओम सीरीज में था वो आ जाएगा पहले। तो ये समझ में आया कि जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपका सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए नहीं होता, वो डिपेंडेंट सोर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। और एक चीज और याद रखना, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहे हैं ना, वोल्टेज को करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग मैथमेटिकली कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। प्रैक्टिकली एक बैटरी आप उसको कैसे किसी में कन्वर्ट कर दोगे, है ना। ये सिर्फ हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लें क्या यार, 1 घंटे तो हो गए हैं। अपन को ऑलमोस्ट 3 से 4 क्लास लगेंगी और आज, है ना, 3 से 4 क्लास लगेंगी, पूरा हो जाएगा। लेकिन ये समझ लो कि नेटवर्क आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। और किस टाइम पे क्लास रखनी है, 12:35 हो गया ना, तो कितने बजे क्लास रख लें बताइए, आप लोग बताइए टाइम क्या रख लें। आप लोग क्या करना, अभी खाली मत बैठना है ना, मैं अपना खाली बैठूंगा, मैं कुछ रेस्ट करूंगा, कुछ काम करूंगा। आप लोग इसको रिवाइज करना है, या फिर आज के आगे के पढ़ने की क्या क्या चीजें और अंकित सर पढ़ाने वाले हैं, या फिर कल का मेजरमेंट का शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो। ठीक है, या तो कल आप कल का नोट्स रिवाइज कर लो, जो भी आपको करना हो वो कर सकते हो। ठीक है, 2 बजे मिलते हैं, ठीक है ना, 2 बजे मिलते हैं। चलिए, है ना, अगर किसी को नींद आए तो मुंह धुल लेना, 2 बजे आराम से पढ़ेंगे, है ना। चलिए, गुड डे, 2 बजे मिलते हैं, है ना। आज हम लोग का नेटवर्क हो जाएगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके लिए आप घबराइए नहीं। आराम आराम से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं ना, मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूं और सारी चीजें बता रहा हूं। ओके, 2 बजे मिलते हैं, गुड डे।